दोस्तों, ये कहानी है 3 हमसायों की जिनकी पैदाइश लगभग एक ही वक्त पे होती है। ये तीनों अपने लिए मुख्तलिफ करियर्स चुनते हैं। एक फौज में चला जाता है, दूसरा सियासतदान बनता है और तीसरा मजदूर। मगर मजदूर अपनी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा करता चला जाता है और खुद का कारोबार शुरू कर देता है। ये बाकी शहरों और मुल्कों में अपने कारोबार को फैलाता है और देखते ही देखते अपने हालात को बदल देता है। सियासतदान भी बहुत धक्के खाने के बाद ये समझ जाता है कि इसका मुस्तकबिल इसमें है कि ये अपने लोगों के लिए काम करे, इनकी तालीम पर इन्वेस्ट करे और इन्हें स्किलफुल करे ताकि ये अपने लिए बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर सकें। इस तरह ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों के हालात बदल लेता है। मगर तीसरा हमसाया फौज में नौकरी जारी रखता है। ये बहादुरी से अपने लोगों की हिफाजत करता है, बहुत सारी जंगों में कामयाबी से अपने दुश्मन का मुकाबला करता है, मगर ये इस तनख्वाह में बामुश्किल अपना गुजारा कर पाता है और वक्त पड़ने पर उधार लेकर अपना गुजारा करता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए ये उधार वापस करना भी मुश्किल होता चला जाता है, मगर ये अपना प्रोफेशन बदलने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों, कुछ ऐसी ही कहानी इंडिया, पाकिस्तान और चीन की है। ये तीनों मुल्क आगे पीछे आज़ादी हासिल करते हैं और 3 मुख्तलिफ समतों में अपना सफ़र शुरू करते हैं और आज की तारीख में चीन और भारत हमें पाकिस्तान से बहुत आगे नज़र आते हैं। आज हम चीन और भारत की कामयाबी के सफ़र पर नज़र डालेंगे और ये देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या सबक है, और इसके साथ साथ हम इस पे भी नज़र डालेंगे कि क्या इंडिया चाइना को सरपास कर पाएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आइए हम सरसरी जायजा इन दोनों ममालिक की तारीख का लेते हैं। ये बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं कि इंडिया एक रिच कल्चरल हिस्ट्री का मालिक है और अंग्रेज़ सल्तनत में इसकी माली हैसियत की वजह से इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। मगर आज़ादी के बाद से 1990 तक इंडिया के माली हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं और ये मेनली सस्टेनेंस के लेवल पे रहता था। मगर 1990 के बाद नरसिम्हा राव की हुकूमत ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए इंडिया के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए और इंडिया के लिए एक नए दौर का आगाज़ किया। इसके मुकाबले में चीन भी एक रिच कल्चरल हिस्ट्री और इंपीरियल हिस्ट्री का मालिक मुल्क है। आज़ादी के बाद ये कम्युनिज्म की तरफ माइल था, मगर इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आगाज़ 1970 में डेंग ज़ियाओपिंग की इकोनॉमिक रिफॉर्म से होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के क़याम और मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के साथ साथ सन 2000 से ऑनवर्ड्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना और इसकी प्रोविजंस का इंटेलिजेंट इस्तेमाल करना चीन की तरक्की की तेज़ रफ्तारी का असल राज है। आज की तारीख में चीन 17.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के साथ दूसरे और भारत 3.2 ट्रिलियन की इकॉनमी के साथ 5वें नंबर की इकॉनमीज हैं। इस तरह चाइना की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से 5 गुना बड़ी है, मगर इंडिया पिछले 2 सालों से चाइना से ज़्यादा रेट पे तरक्की कर रहा है। इसका जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% और चाइना का ग्रोथ रेट 4.5% रहा है, मगर इंडिया के लिए इतना करना काफ़ी नहीं। चाइना आज जिस मकाम पे खड़ा है, यहाँ पहुँचने के लिए इससे 2 डेकेड्स तक 10% से ज़्यादा के जीडीपी ग्रोथ रेट पे तरक्की की। इसी तरह चाइना का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 30% से ज़्यादा का शेयर है, जबकि इंडिया का शेयर सिर्फ 5% है। और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में चाइना का शेयर 15% और इंडिया का शेयर सिर्फ 2%। इसी तरह अगरचे इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, मगर इसकी रफ्तार चाइना से बहुत स्लो है और ये चाइना की निस्बत इस पे बहुत कम खर्च कर रहा है। चाइना अपनी 17.7 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2%, जबकि इंडिया अपनी 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का 0.7% हिस्सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट पर खर्च करता है। इंडिया अब आबादी के लिहाज से चाइना से बड़ा मुल्क बन चुका है, मगर चाइनीज यूनिवर्सिटीज इंडिया से 2 गुना ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। चाइना दुनिया की 65% एआई पेटेंट का हामिल है और इंडिया सिर्फ 3% का। इसी तरह चाइना की वर्क फोर्स की क्वालिटी इंडियन वर्क फोर्स से बहुत बेहतर है। इसके बावजूद इंडिया को दुनिया में कोई भी मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये हर उस शोबे पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है जो फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है।
अगरचे इसके अब के अदाद व शुमार देख के ये लगता है कि ये चीन से बहुत अरसे तक पीछे रहने वाला है, मगर ये कहीं ना कहीं दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की दौड़ में जरूर शामिल है। मगर दोस्तों, आज की वीडियो की सबसे अहम चीज ये है कि पाकिस्तान के लिए इस सब में क्या सबक है। पाकिस्तान इस वक्त तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। लो जीडीपी ग्रोथ रेट, हाई इन्फ्लेशन, लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और लो एक्सपोर्ट्स के साथ साथ ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी शिकार है। ऐसे में इंडिया और चाइना की मिसाल से हमें ये सीख लेना चाहिए कि हमें ज़रूरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जल्द से जल्द करनी है, और हम इन्हें जितना डिले करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। इसके साथ साथ हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की अहमियत को समझना होगा और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना ने ऐसा करके ही अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दिया है। इसके साथ साथ बैलेंस्ड ट्रेड एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर नहीं करते और इंपोर्ट्स को भी प्रोडक्शन के लिए यूज करना शुरू नहीं करते, हमारी नेशनल सेविंग्स हमेशा लो रहेंगी और डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं पाएगी। इसी तरह इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने के साथ साथ अपने गवर्नेंस के इश्यूज को एड्रेस करना होगा। इंडिया की ग्रोथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का खास हाथ है। इसी तरह पाकिस्तान को भी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल अपनाकर पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा, वरना ये भी उस फौजी दोस्त की तरह हमेशा गुजारा ही करेगा और लोन लेकर अपना काम चलाता रहेगा। मगर असल सवाल ये है कि आखिर कब तक। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।